नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासत और धर्म दोनों आपस में और घुल मिल रहे हैं। धर्म का खुला इस्तेमाल सियासत में चलता ही रहता है, लेकिन ज्यादा तेज हो गया है। एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने की साजिश शुरू हो जाती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, और इस काम में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बस कोई कम है, कोई ज्यादा। वोटर को एक नागरिक की तरह नहीं, बल्कि एक धर्म या एक जाति के वोट की तरह देखा जाता है, और उसी हिसाब से उसके साथ व्यवहार भी होने लगता है। इसी का नतीजा होता है हरिद्वार और रायपुर जैसी जगहों पर धर्म संसद जैसे नामों से होने वाले आयोजन। पिछले दिनों इन दोनों ही जगहों पर दिए गए भड़काऊ भाषणों का मामला गर्म है। लोगों का भरोसा तब ज्यादा टूटता है जब भड़काऊ भाषण देने वाले ही पुलिस प्रशासन को अपने हिसाब से हाँकने की कोशिश करने लगे। हरिद्वार से आया एक ताजा वीडियो कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। आगे बात करने से पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायर्स नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं, और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेंगे, हमारी तरफ होगा। आपने सुना, ये हंसी मजाक निष्पक्ष क्यों हमारी तरफ होगा। एक कह रही हैं आप संवैधानिक हैं, सबके प्रति न्याय करेंगे। जी हां, यही उम्मीद रखी जानी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों से, संवैधानिक अधिकारियों से, पुलिस से। इन 5 लोगों में से 2 को आपने पहले के वीडियो में देखा और सुना है। एक हैं साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, और दूसरे यति नरसिंहानंद सरस्वती, वही जो कथित धर्म संसद में नफरत उगल रहे थे। इन दोनों ने 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद नाम से हुए आयोजन में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए, बल्कि हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया। वो धर्मादेश होगा। 50 लोग मुसलमान हैं, उस गांव में उनकी संपत्ति अधिक से अधिक दामों में खरीदकर उन्हें गांव से बाहर कर। ये मामला जब मीडिया में सुर्खियां बना तो 3 लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई, जिसमें साध्वी अन्नपूर्णा का नाम है। अपने खिलाफ उसी FIR के जवाब में धर्म संसद के आयोजकों की ओर से बनाई गई कोर कमेटी ने भी पुलिस को एक याचिका दी है, जिसमें एक अज्ञात मौलाना के खिलाफ FIR दायर करने की मांग की गई है। आरोप है कि उसने आयोजकों के खिलाफ साजिश रची, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि निष्पक्ष क्यों, फैसला हमारी तरफ ही होगा। पुलिस अधिकारी हमारी ओर हैं, और पुलिस अधिकारी की जो मुस्कान है उसे देखकर और भी सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर देखिए और सुनिए इस पूरे वीडियो को। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायर्स नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं, और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेंगे, हमारी तरफ होगा। तो क्या ये हंसी, ये वीडियो पुलिस के रवैये को लेकर आम नागरिक को सुरक्षा का कोई आश्वासन देता हुआ लगता है? क्या आपको पुलिस अधिकारियों की ये मुस्कान एक निष्पक्ष मुस्कान लग रही है? ये क्या उस पुलिस पर भरोसा जगाता है जिसका काम है लोगों की रक्षा करना, व्यवस्था की रक्षा करना? जहां हिंसक भाषा बोली जा रही थी, वहां पे पुलिस एक तरह से खामोशी रही, क्योंकि इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वीडियो के वायरल होने के बाद से FIR हुए हैं, जब उसमें अब 3 नाम हैं। ये हैं हाल ही में जितेंद्र नारायण त्यागी बने वसीम रिजवी का, और दूसरा साध्वी अन्नपूर्णा, और तीसरे आरोपी धर्मदास। इनमें से 2 जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और साध्वी अन्नपूर्णा को पुलिस ने हाजिर होने को कहा है। क्या इनकी जगह कोई और होता तो उसके खिलाफ पुलिस इतनी उदार होती? धर्म संसद और उसमें बोले जा रहे हिंसक बोल हरिद्वार के बाद थमे नहीं। रायपुर में भी धर्म संसद हुई। यहां कालीचरण नाम के एक शख्स ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया। पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। यहां भी FIR ही दायर हुई है, और आरोपी का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। वो भी तब जब खुद
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह चुके हैं कि महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। वो सख्त कार्रवाई कहां गई? इस मामले में उल्टा बहस ये शुरू हो गई है कि कालीचरण किसके करीब है, कांग्रेस के या बीजेपी के? तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी पुलिस का ढुलमुल रवैया ही दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि धर्म का चोगा पहनने वाले क्या कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन क्या यूं ही बगलें झांकता रहेगा? वैसे अक्सर सुनने में आती है आजकल खबरें कि कुछ बोलने पे देशद्रोह की धारा लगी, लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द पर ऐसा रोष नहीं दिख रहा, कोई रोष नहीं जग रहा। पुलिस प्रशासन की उदारता पर सवाल है। क्या मान लेना चाहिए कि धर्म की आड़ में कोई कुछ भी कहेगा उसे यूं ही जाने दिया जाएगा, या ये कह देंगे कि ये फ्रिंज एलिमेंट है? तो प्राइम टाइम में ये सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गीता भट्ट है, राजनीतिक विश्लेषक, सबा नकवी, लेखक और पत्रकार, और विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। विक्रम सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। आप पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। पुलिस प्रशासन किस तरह काम करती है आप अच्छी तरह जानते हैं। जो नया वीडियो आया है जिसमें पुलिस को निष्पक्ष बताया जा रहा है कि वो कार्रवाई करे, और पुलिस की मुस्कुराहट जब कहा जा रहा है कि निष्पक्ष क्यों, हमारे पक्ष में है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी यहाँ पे? नगमा जी, पुलिस वाहिद वो महकमा है जहां इबादत करने की तनख्वाह मिलती है। सिर्फ संविधान नहीं, अपने जमीर के प्रति जो जिम्मेदार हो वो पुलिस अधिकारी होता है। और एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस आरोपी से, मैं ये नहीं कहता हूं दोषी, आरोपी से रिस्पेक्टेबल दूरी बना के रखना वांछनीय ही नहीं है, अति आवश्यक है। और उनके साथ हंसी ठिठोली करना, एक आत्मीयता प्रदर्शित करना, यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और इस पुलिस अधिकारी से विवेचना लेकर के किसी एक टीम को देनी चाहिए जो कि व्यावसायिक दक्षता। तो आपको क्या लगता है इस तरह की जो आत्मीयता झलक रही थी, या जैसे आपने कहा शब्द इस्तेमाल किया हंसी ठट्टा, क्या ये हमने पहले एक वीडियो में सुना है जो अन्नपूर्णा है उनको कहते हुए कि हम किसी से नहीं डरते, पूछा गया था कि आपको पुलिस का डर नहीं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही थी, उन्होंने कहा भगवाधारी हैं, हम किसी से नहीं डरते। तो पुलिस की ये हंसी मुस्कुराहट या आत्मीयता क्या ये दिखा रही है कि वो तो नहीं डरती, पुलिस क्या डरी हुई थी? नगमा जी, दो वाक्य कहूंगा। ये हमारे राजनीतिक मित्रों के जो वक्तव्य हैं मैं इनको गंभीरता पूर्वक नहीं लेता हूं। ये चाहे ये साध्वी जी हो, कालीचरण हो, यतीश्वरानंद हो, या ओवैसी जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मियों को धमकाया, या सिद्धू ने पंजाब में पुलिस कर्मियों के बारे में शोभनी टिप्पणी की जिसको मैं कह नहीं सकता हूं। मैं इन सब की कटु भर्त्सना करता हूं। पुलिस अपने पे आ जाए तो ये जितनी सबकी बोलती हो जाएगी बंद। और ये जो मोटर माउथ्स हैं, ये जितने भी मोटर माउथ्स है, यतीश्वरानंद, साध्वी जी और कालीचरण जी, ये डिबेट का विषय नहीं नगमा जी। जिसको मैकेंड्रो ने कहा था, आई वोंट स्पीक, माय रैकेट विल स्पीक। हर पुलिस अधिकारी से मेरा आह्वान है, आप सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए हैं। इस तरीके के जो तथ्य हैं, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के काम कीजिए। आरोपी से हंसी ठिठोली मत कीजिए, उनसे दूरी बना के रखें। इन दोनों ही जगहों पर वीडियो वायरल हुआ है, इन दोनों ही जगहों का वीडियो वायरल हुआ है विक्रम सिंह जी। कानूनन जिस तरह की भाषा सुनाई दी रायपुर में, जिस तरह की भाषा सुनाई दी यहां हरिद्वार में, अब वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर हुई हैं, क्या ठोस कार्रवाई की उम्मीद करनी चाहिए थी अगर पुलिस अपना काम सही से करती? 72 घंटे के अंदर विवेचना के जो 4 प्रक्रिया है, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद नकल चिक, नकल रपट, बयानबाजी, मौका मुआयना, नक्शा नजरी, और इसके बाद ये 24 घंटे में, 48 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ऐसे मौके में प्रमाद करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि हम एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं या दबाव में है। आखिर किस प्रमाण की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण सामने है। ये कहेंगे कि हम इसकी वीडियो फुटेज की जांच करेंगे। मेरा परामर्श होगा कि वीडियो फुटेज आप भेज दीजिए, जांच होके आती रहेगी। 1 महीने 2 महीने बाद अगर जांच आती है तो इनको छोड़ दीजिएगा, बेल कर दीजिएगा। फिलहाल इनके जेल जाने का पूरा इंतजाम हो गया है, इसमें ज्यादा प्रमाद न करें, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह लगते चले जा रहे हैं। गीता भट्ट जी, आपकी प्रतिक्रिया? क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, प्रमाण सामने है, प्रत्यक्ष वीडियो सामने है, उसके हिसाब से अब तक गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी। लेकिन नगमा जी, जो कहीं भी की सरकार जो है, चाहे किसी भी राज्य में हो, बिल्कुल यह अपेक्षा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं, उन्हें अगर कहीं भी इसी प्रकार का प्रमाण लगता है, दिखता है, जहां की
किसी भी प्रकार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं या कोई व्यवहार में कटुता है जिससे कि किसी भी प्रकार का समाज में एक अनरेस्ट हो सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पंथ आधारित हो, चाहे वो राजनीतिक हो, तो उस पे जो कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे ही उदाहरण बार बार आपको देखने को मिलेंगे। जो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो है भाषण दिया और पुलिस को जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से धमकाया है, तो कार्यवाही तो किसी के प्रति भी नहीं प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासन को जो करने बिल्कुल उन्हें जो जहां कोई बात गलत लगे उसे जरूर ठीक करना चाहिए, परंतु समय समय पर यह बात देखी गई है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अगर अब जो है सीमा को पार करके इस प्रकार की बातें किसी भी एक जिसे कहते हैं कि पब्लिक पोडियम से देता है, तो उस पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। एंटी-सीएए के प्रोटेस्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से बातें कही गई और कई जगह जहर उगला गया, लेकिन कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई या किसी को पकड़ा गया या जेल में बंद किया गया। संयम करना, अपनी गरिमा में रहकर बात करना बहुत आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। और यह जो व्यक्ति है उसको स्वयं निर्धारित करना होता है, परंतु हाँ, लेकिन जहां भी किसी प्रकार का कोई भी अगर सामाजिक रूप से कहीं किसी प्रकार की कोई चिंगारी भड़कने की बात है तो जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हरिद्वार में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था सबा नकवी, आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए कि लोग खुद अपने व्यवहार को संयमित रखें, सेल्फ डिसिप्लिन हो और वो अच्छी तरह से बात करें, और ये उनके ऊपर है। अब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं, अब वहां पे जो हुआ वो एक तरह से हिंसक भाषा थी या हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था। पर गीता जी कह रही हैं कि सीएए प्रोटेस्ट में पब्लिक प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें ऐसी हुई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जो पुलिस के खिलाफ बोल रहे थे। 2 मिनट का फैक्ट चेक है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया सीए प्रोटेस्ट में। और क्योंकि हम सब ने जाके देखा है वहां हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, हाँ प्रोटेस्ट था, एक सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट था, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत कुछ सुना है पिछले कुछ सालों में, बहुत देखा है, बहुत हेट क्राइम्स देखे हैं, वीडियो निकले हैं, कोई किसी की पिटाई कर रहा है, कोई मुसलमान को थप्पड़ दे रहा है, कोई अब कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते। कल एक और वीडियो देखा, एक आदमी बेचारा अकेला नमाज पढ़ने की कोशिश को धक्का दिया, बहुत कुछ देखा। ये जो हरिद्वार में हुआ, ये तो कह रहे हैं कि आप जाके मार दीजिए, हर इलाके से निकालिए लोगों को। अब ये देशद्रोह बात, इसके अब ये अगर आप देशद्रोह नहीं मानते हैं तो फिर ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह चुनाव हो रहे हैं, कुछ हिंदुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये तो पूरी धमकी है, इससे लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। और ये जो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगी अंग्रेजी का है, जो जेनोसाइडल टॉक, जहां भी हमने देखा है, रुवांडा में पहले बात हुई, उसके बाद कत्ल हुए। अब इनमें से कोई जो वहां आया है, वहां खड़े होकर भाषण, कोई मानिए कि आप जाके कत्ल कर दें किसी का, आपको तो लगा है कि कोई कुछ होगा भी नहीं। और वैसे भी काफी जो कुछ लिंचिंग वगैरह, उसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है उन केसेस में। हालांकि आप सब जानते हैं कि कुछ छात्र अभी तक जेल में बैठे हैं सीए प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, तो कुछ नहीं है। ये पूरा ये एक मेजॉरिटेरियन जो माहौल बन गया है। ये कहना, आपने खुद कहा नगमा, क्या धर्म की बात करके कोई भी निकल सकता है, ऐसे आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में, कहाँ ऐसा होता है। यहाँ तो आपने मदर टेरेसा जैसे शख्स की जो मिशनरीज हैं वो भी डरी हुई हैं, उनका लाइसेंस एफसीआरए नहीं रिन्यू हुआ है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज जितना भी बाहर से पैसा है ले सकती हैं। उसके अलावा इसी साल क्रिसमस में एक चर्च पे हमला हुआ, तो ये तो बढ़ता जा रहा है। इसमें बड़े बड़े सब माइनॉरिटीज की तरफ ये जा रहा है। पहले लोग समझ रहे थे कि मुसलमान तक सीमित है, ये सीमित नहीं है। इस तरह की घिनौनी चीज जब निकल जाती है तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर जो हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और विदेश में तो वैसे भी हिंदुस्तान अब क्या, एक जमाने में गांधी का मुल्क माना जाता था,
और अब देखिए क्या किस तरह के सवाल मीडिया जी गीता जी, मैं आपकी इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगी। हिंदुस्तान की पहचान विदेशों में जो रही है, या गांधी जो आपको पहचान दिलाते हैं तमाम जगहों, तमाम मुल्कों में, गांधी के खिलाफ अपशब्द, क्या छवि बिगड़ती, किस तरह की छवि बनती है? ये खबरें बाहर भी जाती हैं आज के दिनों में। नगमा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार का एक इकोसिस्टम है इस देश में, जो बार बार इस बात पर जोर देने की कोशिश करता है कि यहाँ जो है, जो माइनॉरिटीज है वो जो है खतरे में है, लेकिन यहाँ आज जब कश्मीर से 2.5 लाख जो हिंदू हैं उन्हें घर छोड़कर वहां अपने ही घर से भागना पड़ता है, जब वहां उनका जेनोसाइड होता है, तब तो कहीं पूरे विश्व में हाहाकार नहीं मचा कि जो बहुल समाज है उसके लोगों पर किस प्रकार से वहां पे उन प्रताड़ना हो रही है, महिलाओं का जिस प्रकार से वहां बलात्कार हुआ उसको जो है यहाँ बताया नहीं जा सकता है। तो ये कहना, और एक जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको उसकी FCRA की वजह से फंडिंग रुक गई तो ये देश के लिए इतना गंभीर मामला हो गया है। ये बात क्यों नहीं बताई जा रही कि जो जिस एनजीओ का, चलिए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की फंडिंग रुक गई, उसको छोड़ते हैं। मिशनरीज ऑफ फंडिंग की चैरिटी, मैं ये पूछ रही हूँ, पैसा ले रहे थे सालों से, अगर उनसे कोई प्रश्न, ठीक है, जांच पड़ताल हो उसके ऊपर, उन्होंने जी बिल्कुल, उनकी फंडिंग की जांच पड़ताल हो, सही है, पर मैं पूछ रही हूँ, गलत बात को नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए, बात सही बात बतानी चाहिए। ठीक है, तो उसको छोड़ दें। अगर वो गलत बात को पोर्ट्रे अगर हो रही है तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये आपने कहा माइनॉरिटीज, तो जब हरिद्वार में अगर ये कहा जा रहा है या उकसाया जा रहा है और सीधे मरने मारने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अगर चर्च पे हमले हो रहे हैं या नमाज पढ़ते हुए लोगों को अगर परेशान किया जा रहा है, या अगर हम सिर्फ हरिद्वार के वीडियो पर ही रहें जहां पर हिंसा करने के लिए सीधे सीधे कहा जा रहा है, हम सब ने वो वीडियो देखा, उसको दोहराने की कोई जरूरत भी नहीं है बार बार कि क्या उसमें कहा जा रहा था। ये मानती है कि ये गलत है जो हरिद्वार में जो बोला गया और उससे लोग भड़कते हैं? गीता भट्ट इस वक्त उनका संपर्क कट गया है हमसे। मैं विक्रम सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो हरिद्वार में हुआ, या जैसा गीता भट्ट कह रही थी कि गलत पोर्ट्रेयल है एक तरह से, और कश्मीर में जो हुआ, जो जेनोसाइड कश्मीर में हुआ, उसकी बात नहीं जाती है विदेशों में, क्यों हम लोग, क्यों आप लोग बार बार इसको उठाते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ यहां पर इतना बुरा बर्ताव हो रहा है? नगमा जी, मेरा काम बहुत सीधा है। जिसने कानून की लक्ष्मण रेखा पार की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है, और कोई भी इनमें जिनके भी आपने मिसालें दी हैं, हरिद्वार, कश्मीर, चर्च को तोड़ने वाले, लोगों को प्रताड़ित करने वाले, और इस तरीके से जो कश्मीर, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं है। और जिसने भी कानून तोड़ा, सीधी सी बात है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब हम कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनका मनोबल ऊंचा होता है। दिस इम्बोल्डन्स द माइंडसेट ऑफ द एग्रेसर, और जब एग्रेसर का माइंडसेट और जब उसका मनोबल मोराल ऊंचा होता है तो एक क्राइम के विरुद्ध 10 क्राइम करता है। अगर पहले, जिसको कहते हैं डोंट निप इट इन द बड, क्रश इट इन द बड, और अगर हम ये नहीं करेंगे, हम बढ़ावा देते रहेंगे, सेलेक्टिव एक्शन लेंगे, तो संदेश बिल्कुल नकारात्मक जाता है। CAA के एजिटेशन में जिन लोगों को जेल में है, मेरा पूरा अभिमत है कि उनको जेल में रहना ही चाहिए, माकूल कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे आपने कहा कि आसाम को हिंदुस्तान से काट देंगे, कैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान तुम्हारे टुकड़े होंगे? तो गीता जी, आपका संपर्क कट गया था, मैं यही पूछ रही थी कि आपने कश्मीर की बात की और आपने कहा कि उसकी खबरें क्यों नहीं बाहर जाती है, पर यहाँ पे हरिद्वार में जो कहा गया उस पर आपको लगता है क्या वो हिंसक नहीं था? उसमें साफ तौर पर मारने की बात की जा रही है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म संसद के नाम से, और चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पोलराइजेशन अगर उससे हो रहा है, लोग साफ तौर पे भड़क रहे हैं इस बात को सुनकर, या एक इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि आप खतरे में हैं और आपको मारना है। ये गलत नहीं है गीता जी? देखिए, मैं तो ये बात सबसे पहले कही कि अपनी गरिमा में रहकर बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसी पर ये तो कानूनन गलत है या नहीं? गरिमा तो एक अलग बात हुई, ये कानूनन गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानूनी कार्रवाई तो होगी अगर, क्योंकि लोग जाएंगे अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी, परंतु जो अगर ये कहा जा रहा है कि चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है, तो हमने कई उदाहरण देखे हैं। 2015 में भी चुनाव से पहले
चर्चेस के ऊपर अटैक दिल्ली के आसपास दिखाए गए थे। बाद में पता चला था वो चोर थे जो घुस गए थे, लेकिन उसको दिखाया किस प्रकार गया, उसका एक इस तरह का भ्रम पैदा करा गया कि भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर जो है एक तरह से अटैक हो रहा है। तो कई बार जो है गलत तरह से भी खबरों को पोर्ट्रे किया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि अभी विक्रम सिंह जी ने कहा कि एनटीसीए में जब दंगों की परिस्थिति आई, जब गिरफ्तारियां कब हुई, जब लोग मरे, कितने दशकों में दिल्ली में पहली बार ऐसे दंगे हुए, कितना पैसा इसमें आया है, और जिसको दंगे भड़काने के लिए जो 10 लोगों को अभी कुछ समय पिछले ही महीने जो है वहां सेशंस कोर्ट में उन्हें बंद करा गया है। वहां कोर्ट में ये लिखा गया, वहां जज ने ये कहा है कि जिस प्रकार से वहां घेराव किया गया, साफ दिखाई देता है कि वहां जो हिंदू समुदाय है उसे डराने के लिए और जो है इस प्रकार से वहां घेराव किया गया, पथराव किया गया और उनकी वहां से उनकी प्रॉपर्टी जो है उसे छीनने का प्रयास किया गया। ये लिखित में है सेशंस कोर्ट में वहां पे जो केस चल रहे हैं। तो जो है अगर जो कुछ एक भय का वातावरण बनाने का, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, कोई भी अगर भय का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है और अगर उसके कारण जो समाज की जो ये इतना ज्यादा आपको लग रहा है नहीं कि बढ़ रहा है, ये क्यों इतना बढ़ रहा है? ऐसे ये लोग आके धर्म संसद के नाम पर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? गीता जी आपको क्या लगता है? देखिए छत्तीसगढ़ में भी हम जानते हैं कि वहां तो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जो आने वाले थे और या आए थे, उसके बाद उठ के चले गए, जैसी खबरें आ रही है पता नहीं है, लेकिन वहां तो मुख्यमंत्री भी वहां आने वाले थे धर्म संसद में और वहां भागीदारी देने वाले थे। तो वहां जिस प्रकार से अगर कोई भी समाज का व्यक्ति है, अगर वो सीमा से आगे बढ़कर कोई ऐसी बात कर रहा है जो गलत है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए एक भय का वातावरण बनाना, तो ये जो आश्वासन ये जो उस वीडियो में दिखता है कि पुलिस की तरफ से एक तरह से जिस तरह मुस्कुरा के कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं, हमारे पक्ष में है, और एक आश्वासन दिखता है, क्या ये यकीन बढ़ा है कि जो प्रशासन है वो हमारे साथ है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसका कुछ और भाग भी मैंने देखा है जिसमें कि एक उनसे यह मतलब विनती करी जा रही है, जो वहां जो भी पुलिस कर्मी है, कि भाई एक ये हमने अपना पक्ष रखा है, इसके आधार पर एक एफआईआर करें और जो उसके बाद आप जो जांच ठीक लगे वो करें। तो एक वो भी वीडियो इसी का कुछ कंटिन्यूएशन मैंने देखा है। तो अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या जो वहां बात उन्होंने जो कही है, अगर वो क्या कार्यवाही करते हैं ये तो आगे समय बताएगा। जी सबा ये कहना कि जी मुझे ये देखिए, ये बहुत मैं बार बार ये 2-3 चीजें कही जाती हैं कि ओवैसी ने ये कहा, कश्मीर में ये हुआ। अरे भाई इसका क्या लेना देना? आपने अभी हाल में ही इसी सेशन में डेटा गया था, किसी मंत्री ने, कितने लोग का कत्ल हुआ है कश्मीर में, कौन मरा कब। मैं इसमें नहीं जाऊंगी कि धर्म के आधार पे क्या फिगर्स आई हैं, देख लीजिए आप लोग, हाँ खुद आप रिसर्च कर लीजिए गीता जी। ये सब बार बार सुनते हैं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना। आज की सरकार भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, लखनऊ में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में, ये सब इसी माहौल में हो रहा है। भाजपा की सरकार है हरियाणा में, मुझे खत्म करने दीजिए। भाजपा की सरकार है हरियाणा में, हरियाणा में नमाज मना हो गई है, ठीक है, मैं बस फैक्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो भी है। वहीं पे जो खबरें आई हैं, एक चर्च, क्रिसमस के दिन को चर्च अटैक हुआ, और कहां पे, शायद उत्तर प्रदेश में सांता क्लॉज जैसे, कुछ लोग कह रहे हंसे कि रोए, क्या कहे, सांता क्लॉज को जलाया गया, ये सब हो रहा है। और काफी सालों से हेट क्राइम्स तो चल ही रहे हैं, और दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, सबसे जबरदस्त हेट क्राइम्स तो इनके खुद कपिल मिश्रा ने दिए, मंच पे खड़े होके जिस तरह की बातें इन्होंने, घिनौनी बातें, क्यों, कुछ नहीं हुआ उनको, कुछ नहीं हुआ। इनके मंत्री ने कहा गोली मारो सालों को, मंत्री ने कहा, कुछ नहीं हुआ उन्हें। तो अब ये लोग जो खड़े हैं हरिद्वार में, जहां से भी आए हैं, ये पूरे उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। हिंदुस्तान एक तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, और ये सब क्यों होता है, मैं सीधी बात ये कह भी दूं, ये होता इसलिए कि हिंदू समाज को किसी तरह एक तरफ रख के इलेक्शन जीता जाए, क्योंकि हिंदू समाज में बहुत सारे वो जाति के डिविजन्स होते हैं। आज ही फुटेज आई है, एक लड़की की पिटाई हो रही है अमेठी में, कल उत्तराखंड में एक दलित महिला का खाना किसी ने नहीं कहा। इस तरह के
वायलेंस तो इम्बेडेड है सोसाइटी में। तो अब माइनॉरिटीज के पीछे पड़िए, क्योंकि सब जगह पुलिस आपकी तो नहीं, आप कह रही हैं सभा के माइनॉरिटीज के पीछे पड़ के या ये पोलराइजेशन करके कुल मिला के चुनाव से जुड़ी है बात? ये बिल्कुल पूरी तरह चुनाव, इट इज टू यूनाइट। ये बहुत एलिमेंटल स्ट्रैटेजी है टू यूनाइट पीपल की इमोशन के बेसिस पर कि हम हिंदू हैं। तो मतलब क्या ये डर है भी कि आप अब सरकार तो हर जगह है, तो क्या डर अभी भी है कि या इनसिक्योरिटी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सरकार नहीं? वो तो क्लियरली नगमा जी, सब एनालिसिस हम सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान इन इलाकों में चुनाव के दौरान ये सब वोकैबुलरी बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, हेट का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, बढ़ता है, नीचे ऊपर जाता है, लेकिन इसका चुनावी इस्तेमाल तो बहुत सालों से हो रहा है। जी बिल्कुल, और तमाम पार्टियां कर रही हैं। घिनौना लिखता है, लेकिन इसका जो असर मुल्क पे हुआ है वो हम क्या कहें। जिस तरह की बातें और लोगों को आप मंच पे अभी गीता जी अभी कोई मुसलमान, आप समझिए कोई मुसलमान उस इलाके से निकलता वो इस तरह के लोगों के पर आ जाए, उसकी दाढ़ी हो, टोपी, दिखता हुआ मुसलमान, कुछ भी हो सकता है। ये माहौल बना हुआ है गीता जी, माहौल बना हुआ है जी, जो सभा के बात है। और ये कि एक गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है नगमा जी। देखिए, पहली बात तो सभा जी ने कहा कि सब जगह बीजेपी की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल, जो एक कार्यक्रम हुआ जहाँ मुख्यमंत्री खुद उस कार्यक्रम में जो है आने वाले थे। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, हमने शुरू में भी कहा कि ये तमाम सरकारों में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पर वो इस माहौल की बात कर रही है जहां पर ऐसी चीजों के लिए एक हिम्मत बढ़ती है, या ये दिख रहा है चारों तरफ? नहीं, देखिए, उदाहरण तो बहुत सारे हैं। अभी यावतमल में कल ही जो है एक बंजारा लड़के को बड़ी बुरी तरीके से जो है कुछ मुस्लिम युवकों ने उसका जो है उसको मार दिया, जान से उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे कई उदाहरण आप देने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इकोसिस्टम है जो कि किसी एक खबर को उछाल देता है और उसको इंटरनेशनलाइज कर देता है। आरटीआई एक्टिविस्ट को किस प्रकार से राजस्थान में मारा जा रहा है ना, ये तो जगह जगह कहीं भी किसी भी प्रकार के अगर कोई गलत काम हो रहा है, किसी के भी द्वारा हो रहा है, तो उसका बिल्कुल खंडन होना चाहिए। लेकिन आप उसको एक तरफा तरीके से देखो और ये कहना कि देश में माहौल खराब हो रहा है। पर गीता जी, शायद ये भी कहना सही नहीं है कि सिर्फ एक इकोसिस्टम है जो ये उछाल रहा है और इसी वजह से ये खबरें चीजें हैं, जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहा है, वो उधर भी होता है, ये बात सच है। और जो इस तरह का करे उसे उस कानून के हिसाब से सजा भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक इकोसिस्टम की वजह से खबरें उछल रही हैं, शायद ये भी कहना सही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में एनडीटीवी इंडिया को एक और सम्मान मिला है। साल 2020 के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट को राजनीति टेलीविजन वर्ग में प्रतिष्ठित रेड इंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट कोरोना की पहली लहर के दौरान अचानक लगाए गए लॉकडाउन में की गई। ये रिपोर्ट उन दावों पर सवाल उठाती है जिसमें कहा गया कि सभी गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। ये रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह वो प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, वो लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में दाने दाने को तरस गए। आप भी देखिए एक बार फिर वही स्टोरी। महक को बिलखता देख आंखें भर आती हैं। महक ने 8 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही इस बच्चे को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और ना साधन। 22 साल की महक और इसका पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके में इसी बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती हैं कि 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। जमीन पर लेटी अपनी बेटी को देखकर गोपाल के आंसू नहीं रुकते। आपको रोज खाना मिल पाता है? नहीं भैया, नहीं मिलता, भूखा रहती हूँ। दूध उतरता ही नहीं, से क्या पिलाऊं। सुबह से इतने सारे चावल खाए भैया, मैंने अबू की बैठी, कब खाना आएगा, कब खाऊंगी। कब से खाना नहीं खाया?
खाना सर एक टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है सर। अभी तो मिला था चावल, दाल चावल। तो एक टाइम मिल जाता है खाने को, सूखा राशन नहीं है? सूखा राशन नहीं है सर। ये कहानी सिर्फ महक की ही नहीं है। पास में खड़ी बिहार नवादा की रहने वाली चांद रानी भी नंगे पैर अपनी झोपड़ी दिखाने लगती हैं। अंदर बस थोड़ा सा चावल है जिससे उन्हें अपने 4 छोटे बच्चों को खिलाना है। चूल्हा ठंडा पड़ा है क्योंकि पकाने को अनाज ही नहीं है। करनाल हरियाणा के भट्टे में अपने पति मदन के साथ मजदूरी करती थी। पैदल चलकर किसी तरह दिल्ली पहुंची और तब से यही इनका आशियाना है। सूखा पूड़ी है तो नहीं आता तो रात में खा के सो जाते। सूखी पूड़ी खा के सो जाते हैं। और बच्चों को क्या खिलाते हैं? बच्चे को यही चावल रख लेते हैं सामने। एक मुट्ठी चावल से खिला रही है बच्चों को। दिल्ली सरकार सभी राशन कार्ड धारियों को राशन दे रही है, लेकिन समस्या इन प्रवासी मजदूरों की है जिनके पास दिल्ली का राशन कार्ड ही नहीं है। सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करने की व्यवस्था की है, लेकिन पिछले 3 दिन से रजिस्टर करने वाला ये पेज हैंग हो गया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अपनी झुग्गी के बाहर खड़े बिहार के सिवान जिले के शंकर कुमार अपने साथियों के साथ हमें अपना खाली पर्स दिखाने लगते हैं। पैसे खत्म हो गए हैं, राशन भी खत्म हो चुका है। झुग्गी के अंदर राशन के खाली डिब्बे पड़े हैं। कल पास के स्कूल में दिल्ली सरकार द्वारा खिलाए जा रहे खाने के लिए बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी मारकर भगा दिया। तभी कोई हम लोग को खाना नहीं दिया है। खाना दिया भी है सर, रोड पे हम लोग जाते नहीं है डर से, कहा तो पुलिस वाला मारता है डंडा से सर। प्रवासी मजदूर सिर्फ सरकार द्वारा बांटे गए खाने पर निर्भर करते हैं, लेकिन सरकार के पास भी खाना सीमित है और खाने वाले ज्यादा। बिहार बेतिया के प्रवासी मजदूर राम सागर 5 किलोमीटर पैदल चलकर मजनू के टीले के पास वाले स्कूल में खाना लेने पहुंचे हैं। घर में 6 बच्चे हैं और इस पॉलीथीन में भरी खिचड़ी से ही काम चलाना है। इतना खिचड़ी में कितने लोगों को खिलाएंगे? ये 8 आदमी खाएंगे। इसमें 8 आदमी खाएंगे? जी। कौन कौन है 8 आदमियों में से? बच्चे लोग हैं घर पर। बच्चे लोग कितने बच्चे हैं आपके? 2 अपने हैं, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं और इतनी खिचड़ी में चलाएंगे काम? इसी में काम चलाएंगे। कितने दूर चल के आए यहाँ तक? ये हनुमान चौक से ही आए। 5 किलोमीटर चल के आए। हाँ। दिल्ली की पॉश माने जाने वाली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के फुटपाथ पर पेड़ों से गिरी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे ये पटना के 62 साल के सुभाष झा हैं, जो यही इमारतों में काम करते थे। लॉकडाउन के चलते यही पत्थर से चूल्हा बना लिया है और किसी तरह भीख मांगकर जोड़े राशन से बना खा रहे हैं। रात में यहाँ खड़े ऑटो में ही सो जाते हैं। जा नहीं सकते, घर सब बंद है। ट्रेन बंद है, कहाँ जाए बताइए। जाना भारी तो है, भारी करना तो कहाँ जाए। दिन में एक ही टाइम खा रहे हैं? अब मैंने सुबह बना खा लिए और फिर अब थोड़ा लगे ना पैरों में चप्पल हैं और ना ही पेट में खाना और ना ही रात में खाने मिलने की उम्मीद। इन जैसे लाखों मजदूर हैं जो यहाँ दिल्ली एनसीआर में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निकल नहीं सकते, गांव जा नहीं सकते हैं, काम है नहीं और यहाँ फंसे हुए हैं। तो समझिए एक माँ की पीड़ा, जो कि खुद तो भूखी है, चला सकती है, पर अपने भूखे बच्चों के लिए क्या करे, लाचार है। तो ये कहानी है लॉकडाउन में उन प्रवासी मजदूरों की जो कि लाचारी के साथ दिन में एक वक्त का खाना खाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सहयोगी मुर्सलीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।